नमस्कार दोस्तों, मैं केसी साहू सर आप सबका स्वागत करता हूं आपका ही अपना चैनल केसी सर के क्लासेस में। दोस्तों, आज हम यूनिट सेल के अंतर्गत एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे। जी हां, अक्सर हम कुछ बिंदुओं को छोड़ देते हैं ये सोच के कि ये तो बोर्ड एग्जाम में नहीं आएगा, लेकिन जिनको हम छोड़ देते हैं वही जो है आगे चलकर इतने महत्वपूर्ण हो जाते हैं कि हम सोचते हैं कि काश हम इनको पढ़े होते। तो आइए आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे। जी हां, आज हम चर्चा करेंगे एज लेंथ निकालना सीखेंगे। एज लेंथ है और नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस, जी हां, निकटतम परमाणुओं की जो दूरी है उनको निकालेंगे और परमाणु की जो त्रिज्या होती है ना, रेडियस ऑफ एटम, इनमें हम संबंध निकालेंगे। ध्यान दीजिएगा, ये है ना कोर की जो लंबाई होती है उसको एज लेंथ बोलते हैं और नेबरहुड डिस्टेंस किसको बोलते हैं, नियरेस्ट निकटतम परमाणुओं की दूरी, और ये क्या होता है परमाणुओं की त्रिज्या। इन तीनों में हमको संबंध दर्शाते हुए एक व्यंजक बनाना है और बहुत ही सरल है। तो आइए आज का वीडियो प्रारंभ करते हैं। दोस्तों, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल को टच करना ना भूलिएगा, क्योंकि हमारे चैनल में कंटिन्यू यूनिट्स को पढ़ाया जा रहा है। 12th क्लास के यूनिट को कंटिन्यू पढ़ाया जा रहा है और व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से शाम को क्वेश्चन आंसर भी किया जाता है। तो आप हमारे ग्रुप के साथ जुड़िए और अपना पढ़ाई स्टार्ट कीजिए। तो आइए आज का वीडियो प्रारंभ करते हैं। तो देखिए, हमको रिलेशन बिटवीन ये तीनों में करना है, ठीक है, मतलब एज लेंथ, डिस्टेंस और रेडियस ऑफ एटम, इनमें हमको संबंध दर्शाना है। तो इसको कहते क्या क्या है, ध्यान दीजिएगा, इसको लिख लेते हैं। होता है एज लेंथ ऑफ यूनिट सेल। जी हां, ये जो ए का मान है, ध्यान दीजिएगा, इसको एज लेंथ ऑफ यूनिट सेल बोलते हैं, मतलब कोर की लंबाई, ठीक है। दूसरा दिया है डी, ये क्या होता है, ये होता है नेबर डिस्टेंस, ठीक है, ये होता है डी, ठीक है। इसको बोलते हैं नियरेस्ट, बोलते हैं नियरेस्ट, ध्यान दीजिएगा, नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस, मतलब ये क्या होता है, निकटतम परमाणुओं की दूरी, ठीक है। और तीसरा होता है, ये क्या होता है, ये होता है ये तीसरा होता है रेडियस ऑफ एटम, ठीक है, ये हो गया आर। अब आज के वीडियो में हमें इन्हीं तीनों पर क्या संबंध दर्शाना है, ए पर, ठीक है, डी पर और आर पर। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक चीज हमको जानना पड़ेगा, ये डायगोनल होता क्या है। मैंने दो प्रकार के डायगोनल बताए थे, फेस डायगोनल और बॉडी डायगोनल। फेस डायगोनल किसको बोलते हैं, सतह पर जब हम क्या करते हैं, एक रेखा खींचते हैं। मान लीजिए हमारे पास कोई क्यूब है, ये मेरे पास एक क्यूब है, ये देखिए, ये हमारे पास क्यूब है। तो फेस डायगोनल किसे कहेंगे, सतह का विकर्ण। तो ये हमारा एक सतह होता है, सामने देख लीजिएगा, ये सामने फेस, तो यहां से हम यहां तक एक रेखा खींचेंगे सीधा, वो क्या कहलाएगा, फेस डायगोनल, सतह का विकर्ण, ठीक है। और एक होता है बॉडी डायगोनल, मतलब ये घन है, इसके इस कॉर्नर से उसके दूसरे कॉर्नर तक, अगर हम एक कमरे में खड़े हैं तो कमरे के उस कॉर्नर से बीचों बीच आते हुए उस कॉर्नर तक जब जाएंगे तो वो क्या कहलाएगा, बॉडी डायगोनल। तो इन्हीं के माध्यम से आज हम संबंध निकालेंगे। तो सबसे पहले संबंध निकालते हैं हम, इन तीनों में संबंध निकालेंगे। तो आपको तीनों जो यूनिट सेल आपने पढ़ा है, ठीक है, सिंपल क्यूबिक सेल और फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल और बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल, तो तीनों में संबंध निकालेंगे। तो पहले हम निकालते हैं सिंपल क्यूबिक सेल के लिए, ठीक है, एस सी, इसको बोलते हैं एस सी बोलते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो हम ये पहला निकालते हैं एस सी में, ठीक है, ये हो गया। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, सबसे पहले तो एक क्यूब की निर्माण करना पड़ेगा, क्यूब बनाना पड़ेगा। ये आपका क्यूब, छोटा सा क्यूब बना लेते हैं, चलो, क्योंकि तीन चीजों में संबंध दर्शाना है ना, ठीक है, याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण व्यंजक है ये और बहुत ही सरल है। देखिए क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हमें दो परमाणु लेने पड़ेंगे। और हमने तो ऐसे भी पढ़ रखे हैं कि सिंपल क्यूबिक सेल में एटम केवल कहां रहता है, केवल कोनों पर रहता है, ठीक है। तो हमको दो, और चूंकि हमको संबंध क्या दर्शाना है, देखो क्या लिखा है, रेडियस ऑफ एटम पर, डिस्टेंस ऑफ किस पर, नेबर डिस्टेंस, मतलब निकटतम दूरी। तो कोई दो परमाणु लेना है, मतलब कोई एक फेस पर ले लेंगे। तो यहां पर हम परमाणु लेंगे,
क्योंकि 8 कोनों पर तो होता है, तो कोई 2 परमाणु से काम है हमको। तो क्या करेंगे, एक परमाणु कॉर्नर पे होता है, तो यहां पर एक परमाणु है, तो उस परमाणु को जब बनाएंगे तो उसका जो रेडियस निकालेंगे तो हम उस परमाणु को ऐसा बड़ा बना लेते हैं। देखिए ध्यान से देखिएगा, बहुत ही सरल है और आपको बहुत ही आसानी से समझ आ जाएगा, बस आप लोग ध्यान से देखिएगा इसको। ये हमारा एक परमाणु हो गया और एक परमाणु यहां पर बनाते हैं इस कोने पर, एकदम गोल ना बने उसके लिए आप लोग ध्यान दीजिएगा, गोल से मतलब नहीं है। ये हमारे 2 परमाणु आपको दिख रहे होंगे। अब आपको ये तो पता है कि यहां से यहां तक जो दूरी है, ध्यान दीजिएगा, वो क्या है, ये ए है। क्यों ए है, परमाणु के बीच की दूरी, ये जो ए है ना, ये जो दिख रहा है वो परमाणु के बीच की दूरी है, 2 परमाणुओं के बीच की दूरी है। देखो यहां पर मैं यहां पे लिख रहा हूं, तो ये यहां से यहां तक 2 परमाणुओं के बीच की दूरी है, तो यही क्या कहलाएगा, यही जो है इस घन का कोर भी है। ध्यान दीजिएगा, यहां से यहां तक ही इस घन का कोर भी है, एक भुजा की जो लंबाई होती है, इसको बोलते हैं एज लेंथ ऑफ यूनिट सेल। तो ये भुजा की लंबाई भी है और यही दूरी जो है 2 परमाणुओं की निकटतम दूरी भी है। मतलब यहां से यहां तक को ही मैं इसको यहां पे लिख देता हूं, हालांकि दोनों एक ही है, मतलब ये भुजा की दूरी यहां पर लिख दिया हूं और यहां से यहां तक ही, मतलब यहां से यहां तक, यही क्या है, यही डी भी है। क्यों डी क्यों है, 2 परमाणुओं की निकटतम दूरी, और ये ए क्यों है, क्योंकि ये भुजा की क्या है, उस घन के भुजा की कोर है। अब ध्यान दो, अगर ये परमाणु है तो परमाणु का जो व्यास होगा वो यहां से यहां तक होगा, तो परमाणु की त्रिज्या कहां से कहां होगा, यहां से यहां तक। ध्यान दीजिएगा, बहुत आसानी से समझ आएगा। ये आर हो गया, तो इस परमाणु की त्रिज्या कहां से कहां तक होगा, ये सेंटर में होगा ना। याद रखो, मेरा चित्र थोड़ा छोटा बड़ा है, ध्यान दीजिएगा, परमाणु आराम से बना लीजिएगा। तो यहां से यहां तक भी क्या होगा, ये भी त्रिज्या होगा। मतलब ये जो ए है वो किसके बराबर हो रहा है, 2r के बराबर हो रहा है ना। यहां से यहां तक 1r और यहां से यहां तक 2r। तो आइए अब हम संबंध दर्शाते हैं। पहला संबंध तो हमें डायरेक्ट मिल गया है, ए और डी। कैसे, सबसे पहले देख लो, ए जो है बराबर है डी के, मतलब जो एज लेंथ होता है, जो कोर होता है घन का, वो किसके बराबर होता है, 2 परमाणुओं के निकटतम दूरी, उसके बराबर होता है। ये हो गया। दूसरा आपको क्या निकालना है, ए का संबंध निकालना है आर से। तो ध्यान दीजिएगा, ए किसके बराबर है, यहां पे आप ध्यान दे सकते हो कि ए जो है, ए इज इक्वल टू कितना, यहां से यहां तक कितना, 2r हो गया। तो आपको मान निकालना है आर का, तो आर का मान कैसे निकलेगा, ये हो जाएगा a/2 निकल गया। तो आपको यहां पे देखो संबंध निकल गया है, आपका पूरा संबंध। एक देखो यहां पर पहला ये संबंध निकल गया, हो गया। दूसरा यहां से ये निकल गया, हो गया। और डी और आर पर निकालना चाहो तो चूंकि ये इसके बराबर है तो इनका सूत्र ये यही होगा, ठीक है, क्योंकि डी और आर क्या है, सेम है, तो इनके संबंध भी यही होंगे। तो ये होगा पहला संबंध। आइए दूसरा संबंध देखते हैं, फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल में। ये दूसरा है जिसको हम बोलते हैं FCC, फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल। इसमें भी हमें इन्हीं तीनों पर ए, डी और आर पर संबंध निकालना है। तो इसके लिए भी हमें पुनः एक चित्र बनाना पड़ेगा। ध्यान दीजिएगा, इस चित्र को बहुत सावधानी से समझिएगा। यदि आपको चित्र समझ आ गया तो आपको यह व्यंजक समझ आ जाएगा, बहुत ही आसानी से समझ आएगा। इसलिए चित्र को बहुत ध्यान से देखिएगा, ठीक है। यह चित्र तो सिंपल है, इसके बाद जो काम होगा वो बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान दीजिएगा। अब हमको पता है कि फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल, फेस सेंटर्ड में जो परमाणु है वो कहां पे होता है, फेस पर होता है ना। लेकिन हमको पता है कॉर्नर पर तो होता ही होता है। तो पहले हम क्या करेंगे, कॉर्नर पर बनाते हैं यहां पर, ठीक है। तो यहां पर एक परमाणु हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, बड़ा आसानी से समझ आने वाला है आपको, बहुत ही आसानी से समझ आ जाएगा, बस ध्यान से देखिएगा। और एक परमाणु यहां पर होगा, है ना, यहां पर कॉर्नर है ना, ऐसा सभी कॉर्नर पर होगा, लेकिन हम कुछ कॉर्नरों का ले रहे हैं जिनकी हमको आवश्यकता है। एक यहां पर होगा, इस प्रकार ध्यान दीजिएगा, बड़ा ही आसानी से समझ आएगा। क्योंकि फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल है तो इस जो फेस है, इस सतह के बीच में भी एक परमाणु होगा, मतलब एक परमाणु यहां पे होगा, ठीक है। इतना तो समझ आया होगा, ठीक है। ये क्यों बताया जा रहा है, आप बहुत ध्यान से देखिएगा। अब देखिए, अगर ये परमाणु है तो इसका हम नामकरण कर लेते हैं यहां पर। चलो ये देखो, मान लीजिए ये ए है, ये बी है और ये सी है, ठीक है। तो हमको नेवर, मतलब निकटतम परमाणुओं के बीच की दूरी निकालना है। तो ध्यान दीजिएगा, 2 प्रकार के मैंने भी डायगोनल बताया था, विकर्ण बताए थे।
एक फेस डायगोनल और एक बॉडी डायगोनल। यहां पे कौन सा डायगोनल बनेगा? डायगोनल मतलब विकर्ण सतह का। तो यहां से यदि हम सी तक एक रेखा खींचे ऐसे, ठीक है, तो ये एक विकर्ण बना, मतलब यहां पर हमको एक समकोण त्रिभुज प्राप्त हो रहा है, देख लीजिएगा। अब ध्यान दीजिएगा, इस लाइन में 3 परमाणु हैं, 1 2 और 3। तो इनका जो सेंटर बिंदु ये है, तो यहां से यहां तक एक आर बनेगा, ध्यान दीजिएगा। अब इसका यहां पर सेंटर बिंदु होगा, तो यहां से यहां तक कितना? एक आर और बनेगा। यहां से यहां तक पुनः एक आर बनेगा, और यहां से यहां तक एक आर। मतलब ए सी जो है कितने आर में डिवाइड है? 4 आर में। ये याद रखिएगा, बड़ा ही आसानी से समझ आएगा। अब ध्यान दीजिएगा, हमको ये तो पता है कि यहां से यहां तक की दूरी कितना है, ये वाला दूरी कितना है? ए ही है, क्योंकि ये क्या है? इसको बोलते हैं एज लेंथ ऑफ यूनिट सेल, ठीक है। ए का मान मतलब कोर, ठीक है। अब हमको क्या करना पड़ेगा? इसको व्यंजक को सिद्ध करने के लिए हमें ध्यान देना है कि ये जो त्रिभुज दिख रहा है, ध्यान दीजिएगा, यहां से मैं बनाना स्टार्ट कर रहा हूं। त्रिभुज ए बी सी में, चूंकि ये कौन सा त्रिभुज है? ये 90 एंगल का बन रहा है ना, तो ये कौन सा त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज है। अतः त्रिभुज एबीसी में कौन सा? पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है। तो इसे पाइथागोरस का प्रमेय लगाएंगे तो क्या होगा? देखो, पाइथागोरस का प्रमेय क्या होता है? कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, ठीक है। अब देखिए, इसमें कर्ण का वर्ग क्या है? AC है, AB और BC। AB और AC, ध्यान दीजिए, यदि ये घन है तो घन की समस्त भुजाएं क्या होती है? बराबर होती है। मतलब BC भी बराबर और AB भी बराबर, मतलब ये जब ये A है तो ये भी क्या होगा? A ही होगा। और AC है, देखिए, तो इसका मतलब क्या हो गया? AC का वर्ग बराबर क्या होगा? A का स्क्वायर प्लस A का स्क्वायर ही होगा। इसका मतलब तो ये हुआ कि A स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? 2A का स्क्वायर। इसके बाद जब इसको हम पक्षांतर करेंगे तो क्या होगा? AC बराबर, यहां पर रूट हो जाता है, ये तो पता है सबको, 2A का स्क्वायर। अब अंडर रूट के अंदर कोई संख्या 2 बार आए, तो जैसे A कितने बार आया है? स्क्वायर है, मतलब 2 बार आया है, तो 1 बार बाहर निकलेगा। मतलब आपको यहां पर AC का वैल्यू निकल गया A अंडर रूट 2। अब ध्यान दीजिएगा, यहां पे आ जाइए, यहां से यहां तक क्या है? AC है, लेकिन हमको क्या निकालना है? D का वैल्यू निकालना है। तो D क्या है? D किसको बोलते हैं? 2 परमाणुओं के बीच की निकटतम दूरी। अब निकटतम दूरी देखो, ये परमाणु, ये वाला जो परमाणु दिख रहा है और ये जो बीच में परमाणु दिख रहा है वही नजदीक है। तो हमने दूरी किसका निकालना है? अभी देखो, AC का निकाला है। तो क्या A और C निकटतम दूरी है? नहीं, ये वाला दोनों निकटतम दूरी है। तो इनके बीच की दूरी क्या होगा? वो क्या होगा? AC का आधा होगा, है ना। मतलब इनके AC को हम आधा कर दिया जाए, मतलब यहां से आधा करें, ठीक है। ये लाल कलर में करते हैं। यहां तक यदि हम करें तो वो क्या कहलाएगा? आधा कहलाएगा इसका। ये देखो, यहां से आपको आधा दिख रहा होगा, ये आधा कहलाएगा। मतलब D जो है, ध्यान दीजिएगा, इस सूत्र से D किसके बराबर होगा? AC का आधा होगा। बड़ा सिंपल चीज है, D जो है AC का आधा होगा। अब AC का वैल्यू कितना है? तो दिख रहा है, AC का वैल्यू कितना है? A अंडर रूट 2 है, और यहां पर कितना है? 2 है। तो D का टोटल वैल्यू कितना आ गया? इसको जब हम हल करेंगे तो इसको 2 बार अंडर रूट 2 लिख सकते हैं, ये तो पता है। तो इसको एक बार और हल कर लेते हैं, यहीं पे A अंडर रूट 2 और नीचे में 2 को हम 2 बार अंडर रूट 2 लिख सकते हैं ना। ये देखो, तो ये एक बार इनके साथ कट गया, तो आपका D का टोटल वैल्यू कितना आ गया? A बटे अंडर रूट 2। ये आपका एक संबंध निकल गया, किस पर? D पर और A पर, ठीक है। एक संबंध बच गया कि R पर और D पर, ठीक है, या R पर और A पर क्या संबंध होता है। तो उसके लिए फिर इसमें आ जाओ, ठीक है। R पर आपको संबंध निकालना है, ये देखो, ये R है ना, और आपको किस पर संबंध निकालना है? A पर संबंध निकालना है। तो वो कैसे निकलेगा? तो वो किसका आधा होता है? वो D का आधा होता है। कैसे? आपको R यहां निकालना है, यहां तक को क्या बोला गया है? D बोला गया है। ये देखो, निकटतम परमाणुओं के बीच की दूरी को D बोलते हैं। ये हो गया, है ना। तो इनका जब आधा कर देंगे तो वही क्या निकलेगा? R निकलेगा। इसका मतलब ये है, R जो है किसके बराबर होता है? D का आधा होता है। और D क्या है? निकटतम परमाणुओं के बीच की दूरी। अब यहां पर D का वैल्यू ये जो दिख रहा है उसको रखेंगे तो कितना आ जाएगा? A बटा 2 अंडर रूट 2। तो कुल मिला के कुल संबंध समझ आ गया यहां पर। ये वाला जो यहां से R का टोटल वैल्यू कितना आ गया? R बराबर A और 2 अंडर रूट 2। ये जो संबंध है
इसको याद रखिएगा दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण संबंध होता है ये। ठीक है, तीसरा संबंध देखते हैं BCC, ये होता है तीसरा, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल में आपको पुनः तीनों में संबंध निकालना है। कैसे निकालेंगे? एक चित्र बनाएंगे पुनः। अब याद रखिएगा यहां पर बॉडी के सेंटर पर भी एक परमाणु पाया जा रहा है। ठीक है, तो चित्र वही है, बस चित्रों को आपको ध्यान से समझना है। ऐसा लगता है कि सभी चित्र एक ही है, चित्र तो एक ही है, उनका जो कॉन्सेप्ट है वो थोड़ा सा चेंज हो जाता है, ध्यान दीजिएगा। अब इसमें बॉडी डायगोनल बनाना है, मतलब जो घन है उसके बीचों बीच एक बॉडी डायगोनल बनेगा, है ना। तो परमाणु कैसे बनेगा? तो इसमें भी वही परमाणु बनेगा, ध्यान दीजिएगा। क्या ये भी मतलब परमाणु, एक परमाणु यहां होगा, मतलब ये जो है ABC तो होगा ही होगा, ABC होगा ही होगा, और यहां पर एक और क्या होगा, D, जो किसका निर्माण करेगा, यहां से डायरेक्ट कहां तक, बॉडी के सेंटर में जो एक परमाणु है, ध्यान दीजिएगा, एक परमाणु यहां पर होगा। ध्यान दीजिए, बड़ा सरल से है, आसानी से मैं बना रहा हूं, आपको समझ आएगा आसानी से। एक परमाणु यहां पर होगा और एक परमाणु बॉडी के सेंटर पर होगा। देखो, फेस सेंटर पर नहीं बोल रहा हूं ना, बॉडी सेंटर पर बना रहा हूं इस बार। देखो ये फेस है हमारा, फेस के सेंटर पर नहीं बना रहे हैं, बॉडी के सेंटर पर बना रहे हैं, और एक परमाणु यहां पर होगा। ठीक है, तो इसमें भी कितने आर होंगे जी? एक आर यहां से होगा, एक आर यहां से होगा, एक आर यहां से होगा, और एक आर यहां से होगा। और यही जो लाइन है वो क्या है, वही बॉडी डायगोनल है। अब इससे पहले हमने यहां से यहां तक का निकाल लिया था, ध्यान दीजिएगा, बड़ा सावधानी समझ आएगा। यहां से यहां तक AC का मान अभी जस्ट पहले वाले चित्र में निकाले थे, और अभी वाला हम क्या निकालना है, A से D निकालना है। तो ध्यान दीजिएगा, A से C यहां से यहां तक गए, और यहां से यहां तक गए, और यहां से यहां तक। तो क्या ये एक समकोण त्रिभुज का निर्माण पुनः कर रहा है? बिल्कुल कर रहा है। अब ध्यान दीजिए, इसमें प्रत्येक भुजा जो है A, ये भी A है, ये भी A है, और ये भी A है, ये सभी भुजा A है ना, क्योंकि ये घन है। तो इसमें हमको किसका मान निकालना है? AD का मान निकाल। ये वाला जो त्रिभुज दिख रहा होगा ACD में, ठीक है, त्रिभुज ACD में कौन सा नियम लगाएंगे? इसमें भी वही पाइथागोरस प्रमेय से, इसमें पाइथागोरस प्रमेय आप लगा के देखिए, बड़ा ही सरल है। तो ये इसमें विकर्ण क्या है, ये बाइडेड, जिसको बॉडी डायगोनल बोलते हैं। डायगोनल मतलब क्या होता है, विकर्ण ही तो होता है, बॉडी सेंटर का ये विकर्ण। ये क्या होगा, AD का वर्ग इज इक्वल टू कितना होगा, यहां पर क्या होगा, ये उसका लंब होगा, मतलब AC का वर्ग, और प्लस ये क्या हो जाएगा, CD का वर्ग। ठीक है, अब यदि आपको AC का वर्ग डायरेक्ट ना पता हो, तो आपको पता है यहां से यहां तक क्या है A, यहां से यहां तक भी क्या है A, और ये उसका क्या था, विकर्ण था इसके लिए जी। तो इसका मान हमने पहले से निकाल रखा था, A² प्लस A²। या तो आप ये करो, यहां से यहां तक कितना गया A, यहां से यहां तक कितना गया A, और यहां से यहां तक कितना गया A, कितना बार, 3 बार। ऐसा भी आप लिख सकते हो, बिल्कुल सरल है। ये देखो AD² बराबर कितना होगा, AC। यदि आपको AC का मान चाहे तो अभी जो पुराना व्यंजक, जब इससे पहले जो व्यंजक निकाले थे वहां से भी आप किसका मान ला सकते हो, AC का। नहीं तो फिर आपको ना समझ आए तो यहां से यहां तक, यहां से यहां तक, और यहां से यहां तक क्या हो जाएगा, 3 बार A² प्लस A², वेयर ये दोनों क्या है, ये दोनों AC का वैल्यू है, क्योंकि AC इस पहले चित्र के लिए क्या है, विकर्ण है ना। तो तीनों को जब जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा, AD का वर्ग बराबर कितना होगा, 3A का स्क्वायर। जब AD का टोटल वैल्यू निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा जी, ये हो जाएगा √3A का स्क्वायर। तो मान इसका कितना आ जाएगा, ये बाहर निकलेगा, और ये हो जाएगा √3। अब आपको क्या निकालना है, D का मान। D किसको बोलते हैं, निकटतम परमाणुओं के बीच की दूरी। तो यहां से यहां तक देखो 1, 2 और 3 परमाणु है, तो निकटतम परमाणु कौन सा होगा, ये और ये 2 परमाणु जो दिख रहा है वो निकटतम परमाणु है। तो इनके बीच की दूरी क्या होगा, AD का आधा होगा ना, AD का आधा, निकटतम परमाणु के बीच की दूरी दोनों का आधा होगा। तो ये कितना हो जाएगा, जो D है वो कैसा होता है, AD का आधा होता है। अब AD का वैल्यू आपने यहां निकाला है, तो कितना होता है, A√3/2। ये एक आंसर हो गया, किसमें संबंध हो गया, D और A में। अब कौन सा संबंध बच गया है, R। तो आपको तो पता है कि R जो है किसका आधा होता है, D का आधा होता है। तो D का आधा मतलब इसका, तो D का आधा कर दिए। अब D का वैल्यू यहां से आप रख सकते हो, तो कितना हो जाएगा,
3 और बटे 2, ये उसका वैल्यू है और इसमें 2 पहले से है तो क्या हो जाएगा गुणित 2, ऐसा तो 2 दूनी 4, मतलब r का वैल्यू कितना आया a√3 और ये हो जाएगा 4। ठीक है, तो आपको यहां पर भी 2 संबंध मिल गया, एक तो ये वाला और एक ये वाला। ठीक है, तो इस प्रकार आपने इनके वैल्यू निकाल लिए। इस वैल्यू को आप एक चार्ट के रूप में याद कर सकते हैं, मैं उस चार्ट को लिख लेता हूं। ठीक है, आइए तीनों का संबंध को हम यहां पर लिख लेते हैं। देखो यहां पर क्या लिखना है, नेबर डिस्टेंस, मतलब d का मान निकालना है। ये कितना होता है, चूंकि a के ही बराबर होता है ना, और r का मान कितना होता है, इसका a का आधा। दूसरा, इसमें फेस सेंटर के पिक्सल में क्या होता है, इसका जो मान होता है वो कितना होता है, ये जो d का मान है, d का मान ही लिख रहे हैं तो ये क्या होता है a√2 होता है। अब इसका जब आधा करते हैं तो इसका आधा कर दो, मतलब इसी का 2 कर दो तो कितना हो जाएगा a और 2√2। ठीक है, अब इसका जब निकालते हैं तो कितना होता है a√3/2 होता है। ये किसका मान है, BCC के लिए। और इसका फिर आधा कर दो, आधा करने का मतलब क्या है, बटे 2, तो जब इसका बटे 2 करेंगे तो 2 से गुना हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा a√3/2 बटे और 2 करेंगे ना तो कितना हो जाएगा टोटल 4। तो यह संबंध आपको याद करना है, बहुत ही महत्वपूर्ण संबंध है। तो दोस्तों आज का वीडियो आपको कैसा लगा मुझे आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा, ताकि मैं आप लोगों के लिए और ऐसे अच्छे वीडियो ला सकूं। ठीक है, तो दोस्तों आज का वीडियो यदि आपको पसंद आया तो लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।